जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2018 के जो सीडीपी का जो क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, उसके बाद से मूल्यांकन है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता स्वेच्छाचारी नहीं है ये, क्योंकि यह तानाशाह बना देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा शिक्षण वो होता है जनतांत्रिक होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है और वांछित सूचनाएं देने वाला होता है, स्वेच्छाचारी नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा के प्रत्याशा का सिद्धांत ये विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस परिवार से संबंधित है। तो ये सूचना प्रक्रियात्मक परिवार से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये सारे के सारे 2018 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, जो 2018 में CDP में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयोगी है। तो कौशल के स्थानांतरण के लिए इसमें अर्जन और तैयारी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसमें निगमन और आगमन विधि ये शिक्षण सूत्र नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होता है, इसका पहला जो चरण होता है ये योजना बनाना होता है यानी कि लेसन प्लानिंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण विधि है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों के भागीदार बढ़ेंगे। ये बात भी सही है। स्थानीय स्तर पर व्यक्ति उपलब्ध होगा, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और सामग्री मौजूद हो, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, यह किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो जब एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर कोई पीछे से उसे बुलाता है तो वह ध्वनि संवेदना प्रकट करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी अवधि क्या है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 7 साल की होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसमें बौद्धिक विकास की विशेषता उत्तर बाल्यावस्था में भविष्य की योजना की सूझबूझ होती है, इसमें नहीं होता। यह परिपक्व व्यक्ति करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास का समर्थक है। तो भाषा विकास का समर्थक इसमें नोम चॉम्स्की है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक या नाम से सिद्ध किया है। तो ये प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से सिद्ध किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिरोह यानी कि गैंग एज आयु कौन किसे संबंधित है। तो ये 8 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है ये किसी गैंग एज कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था क्या होती है। तो पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है। तो जो अधिगम के योगदान में देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक इन कारकों में शामिल विषय वस्तु का स्वरूप नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य क्या है? तो सामाजिक मूल्य सहायतापरक व्यवहार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यह स्वतः शोध द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये एबिंगहॉस का है। इनका कहना था कि जो हम सीखते हैं वो वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की जो मात्रा होती है वो ग्राफ पर हम प्रदर्शित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के जो प्राथमिक नियमों के में कौन सा शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक के जो सीखने का जो प्राथमिक नियम है उसमें सहचर्य स्थानांतरण का नियम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थियरी किसके अनुकूलन पर बल देती है? तो यह व्यवहार पर बल देती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये स्किनर का है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो ये अधिगम की विशेषता अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिगम का केवल प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि कॉलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना एक संज्ञानात्मक समकार्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? तो किसी भी जो भाषा को सीखने से पहले हम अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से सीखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता होती है यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं? तो गणित संबंधी दोष को कहते हैं, इसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।